माहिर मंशियात जनाब डॉक्टर हाकान नजीब साहब को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं, ये फरमाइएगा कि अगर ये जो मौजूदा कशीदगी है ये पहले ही दोनों मुल्कों की स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो मनफी रुझान है उनमें, तो आप क्या समझते हैं अगर खुदा न खास्ता जंग की सूरत हाल होती है तो फिर मईशत किस हद तक मुतासिर होगी? इमरान साहब, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना पीस की बात की है और हमेशा ये कोशिश की है कि डिप्लोमेटिक चैनल से ही ये चीज़ें हल हो, चाहे वो हम अपने दोस्तों से रवाबत बढ़ाकर बात करके, चाहे वो ख़ित्ते के ममालिक हों उनसे बात करके, ईरान से बात करके, सऊदी अरेबिया से बात करके इस टेंशन को कम करें। बट एस्केलेशन इज़ नेवर गुड फॉर टू नेबरिंग कंट्रीज़, बिकॉज ये इकानमी को भी इम्पैक्ट करते हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस को भी इम्पैक्ट करते हैं, ख़ित्ते में ट्रेड को भी इम्पैक्ट करते हैं। और आप इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए साउथ एशिया के जो ममालिक हैं उन्होंने आपस में कभी ट्रेड नहीं की और उस तरह उनका जो हुजम है वो 5% से भी कम है इंट्रा कंट्री ट्रेड्स का। और अगर आप यही आसियान की मिसाल लें तो आप देखेंगे वहाँ 25-30% ट्रेड जो है वो आसियान ममालिक में होता है और ये उनके तरक्की करने की, पावर्टी कम करने की, ग्रोथ करने की एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुक है, इस वक्त जो पाकिस्तान को जो एक ट्रीटी जो कि इट्स नॉट ओनली अ बायलैटरल ट्रीटी, इट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, वो जो ट्रीटी है वो उसके गारंटर्स हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था और पानी जो है वो तो एक ऐसी चीज़ है जो कि रोका नहीं जा सकता। सो उसको होल्ड इन अबेंस किया, फिर कुछ मेजर्स उन्होंने लिए, वही मेजर्स हमने लिए, फिर कुछ और मेजर्स हमें ऐड करने पड़े। और आई थिंक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो बड़ा वक्त लिया सोच समझ के, एक हाईएस्ट फोरम से एक वेल थॉट आउट मेजर्स लिए और उससे जो ट्रेड है, फॉर एग्जांपल अगर आप यही देखें कि इंडिया $500 मिलियन के करीब फार्मास्यूटिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान आते हैं, तो $500 मिलियन का हुजम है उनका। इसी तरह आप देखें कि जो हमने अटारी को बंद किया, ये जो बॉर्डर है जो जिससे अफ़गानिस्तान जो ट्रेड करता है इंडिया के साथ तकरीबन $600 मिलियन का, वो हर्ट होगा। $250-300 मिलियन इंडिया भेजता है, कुछ सी पोर्ट से भी जाता है पर कुछ लैंड रूट से भी जाता है, वो हर्ट होगा। तो इसके कोई मतलब अच्छे नताइज किसी तौर पे भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे नहीं है। फिर आपको मालूम है कि हमने 2019 में गालिबन उनकी एयर स्पेस जो थी उनको अलाउ नहीं की थी कि वो हमारी एयर स्पेस, उनकी एयर स्पेस से जब फ्लाई करें तो वो जितना वेस्ट बाउंड एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा, फ्यूल ज़्यादा होगा, ये हमने अब भी किया है। अगर मुझे सही तरह पे याद है तो उस वक्त जो इंडियन एयरलाइंस ने 5 माह में उनका नुकसान हुआ वो तकरीबन $64 मिलियन का था। बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आई थिंक आज भी मेरा यही है कि हमें साउथ एशिया एज अ रीजन को सोचना है और जितने भी लीडरान हैं दोनों साइड्स के, फिर बाकी ममालिक के भी, उनको ये सोचना है कि हमने कैसे अपने मामलात को तय करते हुए आगे बढ़ना है और कैसे हमने इल्ज़ाम नहीं लगाना अगर हमारे पास प्रूफ्स ना हो उन चीज़ों के जिनका हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर मैं आप पे कोई इल्ज़ाम लगाऊं बगैर प्रूफ के तो वो इंटरनेशनली भी नहीं स्टैंड करता। और आई थिंक कि खित्ते में अमन के लिए और एक जैसे कहीं सेम्बलेंस क्रिएट करने के लिए दैट्स नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। और ऐसी ट्रीटीज़ जो डॉक्टर साहब पाकिस्तान ने तो कहा है गैर जानिबदाराना अगर कोई तहकीकात की जाए तो पाकिस्तान ने तो पेशकश की है, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा है, वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान का रवैया तो आपके सामने है। लेकिन फिर भी मेरा पर्टिकुलरली सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग मुसल्लत कर दी जाती है इंडिया की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं दोनों मुल्कों की जो मईशत है वो इस वक्त इस काबिल है कि वो ये झटका बर्दाश्त कर सके? आई थिंक बोथ हैविंग द काइंड ऑफ डिटरेंस, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे इतनी अच्छी हमारी एयरफोर्स है, पहले भी आपने देखा। आई डोंट थिंक कि हम इस तरफ जाएंगे। आई थिंक हमें इस हाइपोथेटिकल को ही कंसिडर नहीं करना चाहिए। एज पॉलिसी मेकर्स, एज थिंकर्स, एज फिलोसफर्स, हमें जो इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी यही कहना चाहिए कि
बियॉन्ड द फ्रेंजी ऑफ मीडिया और जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो दोनों ममालिक जिसमें इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन बसती है और दोनों ममालिक जिनको बहुत तरक्की करने की जिसे कहीं सोच रखनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सोच ये रखनी चाहिए कि यू कैन नेवर चूज़ योर नेबर्स, राइट, यू लिव इन अ सर्टेन जियोग्राफी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे आप घर ले लेते हैं तो आपके दो नेबर्स जो हैं वो डिटर्मिन हो जाते हैं, इसी तरह जब पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़ वजूद में आया तो जो हमारे नेबर्स थे वो डिटर्मिन हो चुके हैं। अब वी हैव टू लर्न टू लिव विद दोज नेबर्स एंड लिव इन अ मोर कंजीनियल एटमॉस्फेयर। पर अगर कोई भी किसी को थ्रेट करे तो उस थ्रेट का जवाब पाकिस्तान, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान ने भी हमेशा उस इक्वल थ्रेट या उस जिसे कहीं सोच से दिया है कि हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। सो उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। शॉर्ट ऑफ दैट आपका ट्रेड डिसरप्ट होता है, आपकी रेपुटेशनल डैमेज होता है। FDI जब किसी मुल्क में जा रही हो और वो ये सोचे, आपने ये बात की कि अगर ऐसा हो, अगर आप उसका मीडिया ये गुफ्तगू कर रहा हो, दुनिया इस तरह की बात कर रही हो, तो जो अगर कोई FDI आनी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में, वो हर्ट होती है। और ये दोनों ममालिक FDI लेते हैं, बड़ी लेते हैं, दुनिया में की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है। पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स के बारे में सोच रहा है, पाकिस्तान कॉर्पोरेट फार्मिंग के बारे में सोच रहा है, अभी हमने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की है। सो रेप्यूटेशनल डैमेज होता है शॉर्ट ऑफ इवन गोइंग टू अ वॉर। सो आई डोंट इवन वांट टू इसको हाइपोथेटिकल में भी नहीं ले जाना चाहिए। उससे तो डिसरप्शन, ट्रेड डिसरप्शन, प्रोडक्शन की डिसरप्शन, फ्लाइंग की डिसरप्शन, वीज़ास की डिसरप्शन, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी है। पर ये भी याद रखिए कि जो पानी है वो तो एक ऐसी चीज़ है ना, दैट्स सर्वाइवल, दैट्स लिविंग। सो हमें कभी भी उसको रोकना या उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ, डॉक्टर साहब एक आखिरी जुमला, बेटर सेंस हैज़ टू प्रिवेल। एंड जो इस वक्त की डी एस्केलेशन के मेजर्स हैं वो पाकिस्तान, इंडिया भी, और पाकिस्तान ने तो कहा है ना, अगर हमें कोई हमारे दिल में खोट होता तो हम क्यों कहते कि आप इसकी एक इंडिपेंडेंट जो है इन्वेस्टिगेशन करा लें इससे पहले कि हम किसी नतीजे पे पहुँचें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने फिर उम्मीद ज़ाहिर की है कि IMF के साथ ये जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो आखिरी प्रोग्राम होगा। उम्मीद हमेशा ये दिलाई जाती है, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? लेट्स बी वेरी सीरियस कि कोई भी मुल्क 24 बार अगर IMF के दर पे गया हो तो कोई बड़े सीरियस स्ट्रक्चरल फ्लॉज होंगे। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हर 2-3 साल बाद हम IMF के दर पे जाते हैं, पर इमरान साहब, मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू करूं तो हम उस प्रोग्राम को कंप्लीट भी नहीं करते। ये जो 24 प्रोग्राम है ना, ये किए हैं ज़रूर, पर कंप्लीट ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म में एक ही प्रोग्राम किया है और वो 13-16 का है। तो पहले तो ये करें कि अगर रिफॉर्म पाथ ठीक भी है, वो ICU का डॉक्टर आपको ठीक तशखीस कर रहा है और आपको ला रहा है सर्जिकल टेबल पर, तो वहाँ पे पहुँचने से पहले ही आप उस प्रोग्राम को छोड़ देते हैं क्योंकि आप कुछ ट्रांशेस ले लेते हैं। व्हेन आई जॉइंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, इमरान साहब, तो पाकिस्तान कि जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ कॉल्ड अ वन ट्रांश कंट्री। और उसका मतलब ये था कि हम इनिशियल बड़ी ट्रांश ले लेते थे फंड से और फिर उसके जो साथ तय करते थे कि हम क्या टारगेट्स मीट करेंगे, क्या बेंचमार्क्स मीट करेंगे, क्या स्ट्रक्चर्स तब्दील करेंगे, वो सारे साइड पे रख के थोड़ी देर बाद, और ये मेरे साथ बिल्कुल हुआ, मैं जब 2008-9 में आया, थोड़े ही अरसे में हमने एक IMF का प्रोग्राम जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ के उनके साथ हम चले गए। अब मैंने जान के वर्ड यूज़ किया IMF का प्रोग्राम। ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, दिस इज़ अ पाकिस्तान प्रोग्राम सपोर्टेड बाय अ फंड फैसिलिटी। पहले तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना जो हमने एग्री किया इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ऐसे मराहल आएंगे स्ट्रक्चरल तब्दीलियों के जो हमें मुश्किल लगेंगी। जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को डिले करके फिर भी ऐसा इम्प्लीमेंट किया है कि 1 जुलाई से लेट्स सी के कलेक्शन क्या आती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि IMF के साथ आखिरी इंगेजमेंट हो आपकी, और ये आप जिस तरह ट्रेडमिल पे चढ़े हैं IMF के और उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, तो आप फिर फंडामेंटली अपनी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तब्दील कीजिए। ट्रेड बैलेंस है पाकिस्तान का, $30 अरब बाहर बेचते हैं, $70 अरब की इंपोर्ट करते हैं। बता दीजिए इसको कैसे कम करना है अगले 3 साल में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ छोड़ दें, आपने फ़ंड के प्रोग्राम से निकलना है। इस गैप को आप
तय कर लें कि इस गैप को हमने कम कर देना है और अपनी एक्सपोर्ट को अगले 3 साल में कहीं 40-50 अरब डॉलर पे ले जाना है। बाकी एवरीथिंग सेट असाइड। इसके लिए बिजली के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा, क्योंकि वो बिजली जो महंगी भी है, इनएफिशिएंट भी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ओवरऑल ठीक करना पड़ेगा, रेगुलेटरी रजीम को ठीक करना पड़ेगा। क्यों? ताकि नए बिजनेसेस सेटअप होंगे तो दुनिया को कुछ बेचने के काबिल होंगे। मतलब आप बाकी चीज़ें एक और बात, अब टैक्स के निज़ाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मसावी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 से 60% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स हो और आप ये मुझे कहें कि मैं दुनिया में मैन्युफैक्चर करके गुड्स बेचना चाहता हूँ। और अब तो ये ज़्यादा ज़रूरी, आफ्टर दी ट्रेड जो डिसरप्शन हुई है, जो अमेरिका इस वक्त तब्दीली कर रहा है, बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इस चीज़ को ठीक करें। अगर ये कुछ कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमें एक और प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़े, पर ये कोई हतमी बात नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज तब भी 25-30 अरब डॉलर खड़े होंगे सर पे उस साल में वापस करने जब प्रोग्राम से निकल रहे होंगे। क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी आ गई होगी टू हैंडल दैट रिमेन्स टू बी एन ओपन क्वेश्चन। ग्लोबल इंटीग्रेशन, फंक्शनिंग मार्केट्स, अभी तो हमने वो सफ़र शुरू ही नहीं किया। माजरत के साथ पीआईए को बेचने गए थे, नहीं बेचा। हियर इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंज इमरान साहब, कि मैं नहीं चलाना चाहता, मैं चाहता हूं कि कमर्शियल चीज़ें कमर्शियल चलाएं। अभी तो वो प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। और फिर बाकी जो प्रोसेस ग्लोबल इंटीग्रेशन की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो तो मतलब बड़ी ही आगे की गुफ्तगू है। सो लेट्स सी कि 2 साल में डिलीवरी कैसी होती है। बट ये अच्छी सोच है कि हम इस तरफ जाना चाहते हैं, हम मैक्रो स्टेबिलिटी अटेन कर चुके हैं, वक्त और स्पेस है हमारे पास ये सारे काम करने का। आई रियली होप कि हम कर सकें। डॉक्टर साहब, वजारत खजाना तो कह रही है कि अगला बजट सरप्लस होगा। नहीं इमरान साहब, सरप्लस तो किसी सूरत में नहीं हो सकता। वो ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी सरप्लस है हम वो मेंटेन करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक तो ओवरऑल फिस्कल का खसारा, मालियाती खसारा होता है, उसमें से हम एक चीज़ निकाल देते हैं। वो क्या चीज़ है कि हम कहते हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको साइड पे रख दें, क्योंकि हुकूमत वक्त का उस पर कोई, जिसे कहेंगे एक तरह से डायरेक्टली वो उसको संभाल नहीं सकती, बिकॉज डेट प्री डिटर्मिन्ड है। इंटरेस्ट रेट लार्जली जो चल रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं किया जा सकता। उसको साइड पे रख दें तो प्राइमरी सरप्लस आ जाएगा। बट एक्चुअल में पाकिस्तान खसारे में ही रहेगा। जैसे इस साल 6-6.25% के इर्द गिर्द का खसारा होगा फिस्कल का, अगले साल भी यही खसारा होगा। अब वजारत ख़जाना, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को एक बहुत बड़ा मौका मिला है। आप एक्सपेंडिचर कट्स करके, आप हुकूमत के साइज़ को कम करके 100-150 डिविजन्स 43 डिविजन्स को कम करके 100-150 जो ऑटोनमस एंटिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है उनको कम करके, जो आप नौकरियां कम कर सकते हैं हुकूमत के स्ट्रक्चर्स को कम करके, कुछ आप डेवोल्यूशन के बाद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नीचे प्रोविंसेस को देकर, कुछ सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस को देकर अपने खर्चे को एकदम सिर्फ रोक ही लें। इस जगह पर आप बढ़ने ना दें। आप अपने जो खर्चा है, मैं ये फिर रिपीट करता हूँ, जो एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर इनकार हुआ है उसी पे रोक लें, तो आप देखेंगे कि इंक्रीज टैक्स इनकम से आप उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कि जो मालियाती खसारा है वो पायदार बुनियादों पर आपका जो है संभलना शुरू हो जाएगा। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है।